स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बूस्टर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत लंबे गैप के बाद हमारे चैनल पे अपलोड हो रहा है। कुछ रीजंस की वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। इसमें लगभग 22-23 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द टर्म हेल्थ इज़ डिफाइंड इन मेनी वेज। तो यहाँ पे पूछा गया है द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ वुड बी, मतलब एनसीईआरटी में जो हेल्थ की डेफिनेशन दी हुई है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है हेल्थ इज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस कंडीशन। बात सही है, पर यह हमारी डेफिनेशन नहीं है। दूसरा है हेल्थ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। तो अगर आप एनसीईआरटी पेज नंबर 1 देखेंगे इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का, तो वहाँ पे यही वाली डेफिनेशन दी हुई है। तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, हेल्थ इज़ अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड। वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स में क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। तो इसको कौन सा टर्म दिया गया है, इसको हम बोलते हैं पैथोजेंस बोलते हैं। डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, पैथोजेंस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द क्लिनिकल टेस्ट इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। आपको फीवर हुआ, आपको टेस्ट करवाना है कि कौन सा फीवर है ये, तो आप कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए। तो यहाँ पे टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडॉल टेस्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो एलिसा टेस्ट दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। दो तरीके के डिजीज़ हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन द लिस्ट गिवन बिलो, मतलब कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज़। इनमें से हमें क्या करना है, इन्फेक्शियस डिजीज़ देखने हैं, इनमें से कौन कौन से हैं। अब समझ लीजिए इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होते क्या है। इन्फेक्शियस वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, ट्रांसमिट हो सकता है, फैल सकता है। जैसे कि सर्दी ज़ुकाम होता है, एक पर्सन को है, उसके जो ड्रॉपलेट्स होती हैं या उसकी कोई चीज़ इस्तेमाल करने से अदर पर्सन को वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसी डिजीज़ेस को हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए कैंसर दिया हुआ है, तो किसी पर्सन को कैंसर है तो उसे दूसरे पर्सन को क्या, उससे इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इन्फ्लुएंजा जो इसमें डिजीज़ होती है, इसमें अगर जिस पर्सन को है ये डिजीज़, उसकी ड्रॉपलेट से अदर पर्सन क्या हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है और उसमें डिजीज़ कॉज हो सकता है। एलर्जी ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और स्मॉल पॉक्स भी जो हमारा होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। मतलब कि 2nd एंड 4 ऑप्शन क्या है, हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2nd एंड 4, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्पोरोजोइट्स दैट कॉज इन्फेक्शन व्हेन अ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन आर फॉर्म्ड इन। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो किसी पर्सन को काटती है तो उसमें कौन सा डिजीज़ होता है, मलेरिया होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा जो वो स्पोरोजोइट, उसके लाइफ फॉर्म्स का जो स्पोरोजोइट फॉर्म होता है वो कहाँ पर बनता है, ह्यूमन में या फिर मॉस्किटो में। और मॉस्किटो में अगर बनता है तो वो कहाँ पर बनता है, वो स्टेज। तो यहाँ पे दिया हुआ है लिवर ऑफ द पर्सन, तो पर्सन में नहीं होता, मॉस्किटो में होता है। आरबीसी ऑफ द मॉस्किटो नहीं। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, गट ऑफ द मॉस्किटो। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, यहाँ पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सलायरी ग्लैंड में उसकी स्पोरोजोइट नहीं बनती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, एडिस मॉस्किटो के द्वारा क्या होता है, चिकनगुनिया फैलता है। एडिस मॉस्किटो यहाँ पे वेक्टर होती है,
ठीक है। वायरस क्या होते हैं? पैथोजन होते हैं। और चिकनगुनिया इसका डिजीज़ है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेनी डिजीज कैन बी डायग्नोज्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम इन द पेशेंट। जाहिर सी बात है, सिम्टम जैसे होंगे हम पेशेंट का डायग्नोसिस उसी हिसाब से करेंगे। विच ग्रुप ऑफ द सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया। निमोनिया में कौन कौन से सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट में? तो यहाँ पे दिया हुआ है डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक होता है। दूसरा दिया हुआ है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और ब्लड क्लॉट्स। तीसरा दिया हुआ है नसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, कफ, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक। चौथा दिया हुआ है हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी एंड कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे निमोनिया के केस में पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, ठंड लगती है, खांसी आती है, सर दर्द होता है, बुखार होता है, ये सारे सिम्टम्स देखने को हमें मिलते हैं निमोनिया के केस में। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैंसर कॉजिंग जीन्स आर कॉल्ड। ये भी दिया हुआ है, जो जीन्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं उसको हम क्या टर्म देते हैं? ऑन्कोजेंस बोलते हैं, ठीक है, ऑन्कोजीन्स भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर, दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो यहाँ पे कह रहा है इन मैलिग्नेंट ट्यूमर द सेल प्रोलिफरेट, ग्रो रैपिडली एंड मूव टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स। द स्टेज ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड। इस स्टेज ऑफ डिजीज़ को क्या बोलते हैं? जैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, जो सेल कैंसर सेल होती है वो बिना रुके लगातार क्या करती है? सेल डिवीज़न करती रहती है और एक बढ़ती ही जाती है, इसलिए इसको क्या फटल भी बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर को। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेटिस टर्म इसको हम देते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। When a apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by a psychiatrist, the reason could be that किसी साइकियाट्रिस्ट से किसी पेशेंट को अगर डायग्नोज करवाया जा रहा है तो वो किस चीज़ से वो ग्रसित है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है ये हमें देखना है। तो कह रहा है द पेशेंट वाज नॉट एफिशिएंट एट वर्क। दूसरा ऑप्शन है द पेशेंट वाज नॉट इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस। तीसरा है द पेशेंट शोज बिहेवियरल एंड सोशल माल एडजस्टमेंट। चौथा कह रहा है ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट। तो कोई पर्सन स्पोर्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब नॉनसेंस सा ऑप्शन ही दिया हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, द पेशेंट शोज बिहेवियरल एंड सोशल माल एडजस्टमेंट। मतलब कि वो सोशली क्या कह रहा है, नहीं वेल बीइंग है, अपने आसपास अपने समाज में वो सही से क्या सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीज़न फॉर रिमेटाइड आर्थराइटिस। ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसका रीज़न हमें बताना है। इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है। पहला कह रहा है द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सेल्फ सेंस इंक्रीजेस। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। जो हमारी क्या होती है, एबिलिटी होती है अपने सेल्स को और जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं उसमें हम क्या कर पाते हैं? डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ होती है। दूसरा कह रहा है बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स। बहुत सही ऑप्शन है। ऑटो इम्यून में क्या होता है? बॉडी खुद की सेल्स को ही अटैक करने लगती है, ख़त्म करने लगती हैं। तीसरा है मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, ऐसा कुछ नहीं होता। चौथा कह रहा था एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल्स इज लॉस्ट। बहुत ही सही ऑप्शन है। तो हमारा सेकेंड और 4 ऑप्शन सही है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सेकेंड एंड 4। यहाँ पे कह रहा है एड्स इज कॉज्ड बाई HIV। कॉमन सी बात है, सबको पता होती है। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। मतलब इनमें से किस चीज़ को करने से क्या होता है? ट्रांसमिशन नहीं होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर HIV का। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड।
तो अगर एक पर्सन का ब्लड क्या है, कंटामिनेट है, इन्फेक्टेड है HIV से, वो दूसरे पर्सन को अगर ब्लड देता है तो वो भी HIV से क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स, इससे भी क्या HIV फैलती है। तीसरा कह रहा है शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाने से विथ इन्फेक्टेड पर्सन। तो हमें पता है कि जो पेशेंट होता है उसके लिक्विड से अगर दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन होता है तो डिजीज़ कॉज होगा, पर हाथ मिलाने से, साथ में बैठने से, खाना खाने से, इससे क्या होता है, HIV ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। चौथा क्या कह रहा है देख लेते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, ये ऑप्शन सही है। अगर एक पर्सन को है, अगर वो सेक्सुअल कांटेक्ट किसी अदर पर्सन से कर रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, HIV के जो वायरसेस होंगे वो उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो हमारे इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शेकिंग हैंड विथ इन्फेक्टेड पर्सन्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्मैक ड्रग है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्मैक, इनमें से किससे हमें मिलता है, ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पेपेवर सोमनीफेरम, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और पेपेवर सोमनीफेरम जो प्लांट है उसके कहाँ से, लेटेक्स से मिलता है हमें स्मैक, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन द सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे कोई कैंसर इन्फेक्टेड सेल है, इसके पास ये नॉर्मल सेल है, तो यहाँ से कुछ सब्सटेंस निकलेंगे, वो बताएंगे, है ना, फर्दर इन्फेक्शन से इसको क्या करना चाहेंगे, बचाना चाहेंगे कि जो नॉर्मल सेल्स हैं अच्छी खासी ठीक ठाक है, उससे जो है, उसमें जो है कैंसर सेल वो ना बन पाए, इन्फेक्टेड ना हो। तो यहाँ से कुछ सब्सटेंस निकलता है इसके लिए, ये चीज़ बताने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको नाम दिया गया है इंटरफेरॉन, टर्म दिया गया है उसको। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन सेव सर्टेन पेशेंट ऑफन फेल ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ सच टिश्यू ऑर्गन बाय द पेशेंट, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। हमें पता है कि हमारे बॉडी के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद की सेल्स को और अदर सेल्स को पहचाने। तो अगर कोई पर्सन है, उसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ, है ना, अब ब्लड ट्रांसप्लांटेशन हुआ, तो वो कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करती, बॉडी रिजेक्ट कर देती है उसको। तो ये किस इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा होता है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ऐसा होता है कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को क्या कर देती है, हमारी बॉडी रिजेक्ट कर देती है। इसके लिए यहाँ पे कुछ एंटीबॉडी दी जाती है, जिससे जो है हमारी जो सेल्स के पास वो पहचानने की ताकत होती है, उसको वो जो मेडिसिन होती है उससे वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। तो इसका सही ऑप्शन आप देखिए, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। 16 नंबर क्वेश्चन है, द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज इज ऑफ, वो कौन सी एंटीबॉडी होती है जो न्यूबॉर्न यानी जो नवजात होता है, जो बच्चा जन्म लिया होता है तुरंत, उसको माँ के दूध में क्या होता है, कोलेस्ट्रम होता है। तो उस कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है जो उस बच्चे को पर्टिकुलरली उस टाइम के लिए क्या करता है, सेफ रखता है, प्रोटेक्ट रखता है किसी भी इन्फेक्शन से। तो उसमें होता है IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, द कॉम्पोनेंट कॉजिंग कुड बी। क्या होता है टोबैको में ऐसा, जो ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, सिक्रीट करवाते हैं। तो उसमें हमें पता है टोबैको में निकोटीन होता है, जिसके द्वारा ये दोनों क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं हमारे बॉडी में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एंटी वेनम, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, ये नहीं होगा, एंटीवेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन्स, किसी पर्सन को स्नेक ने काटा, उसके अंदर उसका जहर गया, तो हम क्या देते हैं, तुरंत एंटीवेनम इंजेक्शन देते हैं। तो उस एंटीवेनम इंजेक्शन में क्या होता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या होती है, एंटीबॉडीज़ होती हैं, ताकि जो है वो जो वेनम, जो जहर उसके अंदर गया है, वो उसको क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे, और हमारे बॉडी को कोई भी नुकसान ना हो।
19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू। इसमें से वो कौन सा ऑर्गन है जो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर नहीं आता है। तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे पहला दिया हुआ है स्प्लीन, टॉन्सिल, पैनक्रियाज, थाइमस। तो ये तीनों चीज़ तो हमारी क्या है, लिम्फोइड टिश्यू के अंदर में आती है, पर जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर में नहीं आता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज्ड एट बर्थ बट रिड्यूस इन साइज विथ एजिंग। वो कौन सा ऑर्गन है जो हमारे जन्म के समय तो बड़ा होता है साइज में, पर बाद में उसकी साइज छोटी हो जाती है। तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए आप, यह है थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे पूछ रहा है हीमोज्वाइन इज आ। तो पहले हम समझ लेते हैं हीमोज्वाइन क्या होता है। देखिए, जब मलेरिया होता है किसी पर्सन को, तो उसमें जो पैथोजन होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम, जो कि मच्छर के अंदर होता है। और जब वो मच्छर यानी मॉस्किटो हमें काटता है तो वो प्लाज्मोडियम उस मॉस्किटो के अंदर से हमारे ब्लड में आ जाता है। तो वो क्या करता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आता है, यहाँ पे अपना क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, और फिर से इस जो आरबीसी की सेल होती है इसको रैप्चर करके ये लोग बाहर आ जाते हैं, और बाकी के जो आरबीसी के सेल्स हैं उनको फिर क्या करते हैं, रैप्चर करते हैं उसके अंदर, मतलब उसका पूरे यूज़ करके उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो हीमोज्वाइन इसी टाइम पे जब वो रैप्चर करके सेल के बाहर आते हैं प्लाज्मोडियम, तो वहाँ से एक सब्सटेंस निकलता है हीमोज्वाइन, जो कि टॉक्सिक होता है। और यही जब हमारे ब्लड में मिलता है जाके, तो हमें क्या होती है, कपकपी लगती है फीवर के टाइम पर। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे हो जाएगा टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल। और कौन सी सेल्स होती हैं, वो ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल रैप्चर होती हैं, वहाँ से प्लाज्मोडियम बाहर आते हैं, और वहाँ से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोज्वाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवर्म। जो रिंगवर्म डिजीज़ होती है उनमें से बोल रहा है, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, वो डिजीज़ कॉज नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए मैक्रोस्पोरम हो जाएगा। बाकी इस टाइम पे माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन, ये तीनों ही ये डिजीज़ कॉज करते हैं। मैक्रोस्पोरम डिजीज़ कॉज नहीं करता है, तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, अ पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया इज। सिकल सेल एनीमिया पर्सन क्या होता है, वो पर्सन जिसका जो है ब्लड सेल्स क्या होता है, हमारा हमें पता है जो आरबीसी की शेप होती है वो राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है, पर वो सिकल लाइक हो जाती है, यानी हंसियाकार हो जाती है, कुछ इस तरीके की आरबीसी हमारी हो जाती है सिकल सेल एनीमिया के केस में। तो बोल रहा है कि कोई पर्सन अगर सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है, इनफेक्ट मतलब कि उसमें है ये डिजीज़, तो इनमें से किस चीज़ की संभावना उसके अंदर ज़्यादा है या कम है मलेरिया टाइफाइड के केस में। तो देखिए हमारे जो है आरबीसी की शेप ही चेंज हो गई, तो किस चीज़ की संभावना में ज़्यादा होगी, मलेरिया की संभावना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्या करते हैं, ब्लड को ही क्या करते हैं, ब्लड सेल्स को ही अटैक करते हैं प्लाज्मोडियम। पर क्या होगा, संभावना कम हो जाएगी इस केस में, क्योंकि वो क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम जो है अपना रिप्रोडक्शन यहाँ पे आके नहीं कर सकते हैं, इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी शेप तो पहले से ही चेंज है, इसके अंदर की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है वो सारी की सारी चेंज है। तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में लेस प्रॉन हो जाएगा, मतलब कि मलेरिया होने की संभावना सिकल सेल एनीमिया वाले पर्सन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी के और भी चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे करवाया जा चुका है। अगर आपको सारी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो सारे लिंक्स दे देती हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।